नमस्कार। संविधान की अगली कड़ी में हम आज पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और यहाँ से सभी वनडे एग्जाम के लिए या यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए कम से कम 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका कोई शोषण न कर सके। आपको एक संविधान की यदि आपको जानकारी है तो आप एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होते हैं। तो ऐसे में आकर हम पढ़ते हैं आज मूल अधिकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और इसके साथ ही हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझेंगे। हालांकि मूल अधिकार काफ़ी यानी कि फंडामेंटल राइट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम कई पार्ट में समझेंगे। तो हम पहले समझते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है। फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट वो अधिकार है जिन अधिकारों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भौतिक विकास करना हो तो उसको 2 चीज़ में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पहला स्वतंत्रता 3 चीज़ों में, पहला स्वतंत्रता राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये 3 स्तरों पे इसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और अगर हम नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नैतिक स्वतंत्रता में हमें आध्यात्मिक और धार्मिक, ये 3 स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये 3 स्वतंत्रता के बारे में हमारे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार में ये हमें अधिकार दिया गया है कि आप इन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक और दार्शनिक आपको स्वतंत्रता मिलेगी कि जिससे आप कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का और स्वयं का विकास कर सके। इसके साथ ही इसका अगर हम संवैधानिक उपबंध जाने कि ये संविधान में इसको कहाँ स्थान है, क्या स्थान है, तो संविधान अगर संवैधानिक उपबंध है, अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है संवैधानिक उपबंध, तो इसको संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक ये मूल अधिकार दिया गया है। ये हम समझ लिए। इसके बाद हम समझते हैं कि मूल अधिकार को क्या क्या कहते हैं। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार मतलब वो है कि जो प्रकृति द्वारा आपको दिया गया, जैसे प्रकृति आपको एक तरीके से सांस लेने, खाने पीने, रहने की स्वतंत्रता आपको देता है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं। उसी प्रकार से संविधान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के और स्वयं के विकास के लिए कुछ अधिकार संविधान में संरक्षित किया गया है, जिससे आपके ऊपर कोई प्रतिबंध न लगा सके, आपको कोई रोक न सके, आपकी प्रतिभा को कोई छुपा न सके। इसलिए ये अधिकार आपको दिया गया है जिस के माध्यम से स्वयं व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर सके। चलिए ये हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसको, जो ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको भारत का मैग्ना कार्टा। तो पहले हमको ये समझना होगा कि ये मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो एक्चुअली क्या है मैग्ना कार्टा, मतलब ये होता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजाओं का शासन होता था या किसी एक परिवार का शासन होता था। इसी से समस्या ये होती थी कि राजा जो है अपने मनमाने तरीके से कोई भी आदेश बोल देता था, कुछ भी बोल देता, जिससे समाज का शोषण होता था, समाज की संरचना ध्वस्त होती थी। तो ऐसे में क्या होता है कि 1215 में, लगभग 1214 के अंत तक इंग्लैंड में किंग जॉन राजा थे वहाँ पे, और वहाँ के जो सामंत थे, वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनका जो एक दबाव बना राजा के ऊपर कि भैया जनता आपने कुछ भी जुबान से बोला और उसको लागू कर दिया जाता है, जिसमें समाज में कुछ लोगों के साथ शोषण होता है, तो कुछ तो अधिकार सुनिश्चित करो। तो ऐसे में वहाँ के सामंतों के दबाव में 1215 में किंग जॉन ने
एक अधिकार पत्र जारी किया। उस अधिकार पत्र में जनता के जो उसकी अधिकार को सुरक्षित किया गया कि हाँ भैया आपको अधिकार क्या है, इस अधिकार के विरुद्ध अगर कोई होता है तो ये आपका शोषण है, आप इसके विरुद्ध अपना अपील कर सकते हैं या आपको ये अधिकार संरक्षित किया गया है। तो ये कि जो मैग्ना कार्टा ये होता है, ये 1215 में पहला अधिकार पत्र जिसके माध्यम से जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए कुछ अधिकार जारी किया गया था, कुछ अधिकार उनको दिया गया था। तो ये हो गया भारत का मैग्ना कार्टा, यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मौलिक अधिकार को सबसे पहले किसी देश ने अपने संविधान में अगर स्थान दिया है तो 1789 में सबसे पहले फ्रांस ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को स्थान दिया है। इसके बाद जब जैसे जैसे देश विकसित होते गए, अन्य देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आती गई और प्रत्येक देश अपने संविधान में मौलिक अधिकार को अन्य अन्य नामों के माध्यम से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को दिए हैं। अगर हम इसके स्वरूप की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट है क्या? फंडामेंटल राइट की अगर हम प्रकृति की बात करें, स्वरूप की बात करें तो ये है न्यायोचित। अगर इसकी हम प्रकृति की बात करें, न्यायोचित यानी कि ये जस्टिफाइबल, यानी कि अगर ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, न्यायालय में आप जाकर अपील कर सकते हैं कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मेरे अधिकारों को राज्य द्वारा उल्लंघन किया, मेरा शोषण हुआ है। तो ये न्यायोचित है। शुरुआत में अगर हम बात करें, जब संविधान सभा के माध्यम से संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था और जब संविधान लागू हुआ था तो शुरुआत में मूल में यानी कि शुरुआत में फंडामेंटल राइट 7 थे। ठीक है, शुरुआत में फंडामेंटल राइट 7 थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस 7 को 6 कर दिया गया। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, फंडामेंटल राइट में 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए संपत्ति अर्जन करने का यानी कि संपत्ति को प्राप्त करने का और उस पर स्थायी बने रहने का एक अधिकार था। उससे समस्या ये आ रही थी कि सरकार को जब इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि अवसंरचना का विकास करना होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना होता था, तो लोग अपनी भूमि को छोड़ नहीं रहे थे, भूमि को दे नहीं रहे थे। तो इसीलिए भूमि अधिग्रहण बिल आया। भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से सरकार जो है लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और देश के विकास के लिए किसी भी व्यक्ति की ज़मीन ले सकती थी, उसके बदले में कुछ निश्चित धनराशि देकर। तो इसीलिए और भूमि अधिग्रहण बिल जब लाया गया तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जो संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसको न्यायालय द्वारा चैलेंज किया जा सकता था, तो भूमि अधिग्रहण बिल जो है उसमें समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपके सामने समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि सर संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? तो संवैधानिक अधिकार वो अधिकार हैं जो हमारे संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जिसको सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा यानी कि केंद्रीय सत्ता के द्वारा उसमें आर्टिकल 368 के माध्यम से परिवर्तित या संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार ये होते हैं, कानूनी अधिकार किसी राज्य द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष उपबंध के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। उस कानून को आप जो है आप उस कानून के उल्लंघन पे आप उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वो एक संविधान की तरह आपको एक सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य अपनी विशेषाधिकार और अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आज के समय में 300 को आर्टिकल
क के तहत एक संपत्ति का अधिकार, जो कानून संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार। ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम इसमें अगली कड़ी में चलते हैं। अगली कड़ी में हम चलते हैं और मूल अधिकार एक्चुअली में आपको एक राज्य के खिलाफ मिलता है। राज्य मतलब यहाँ पे जो राज्य मतलब आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये मत समझिए। राज्य मतलब सामाजिक संरचना, जैसे कि सरकार के अगेंस्ट देश की जो शासन व्यवस्था है उसके विरुद्ध आपको मिलता है। आपका अगर शोषण हो रहा है, कोई शासन सत्ता बैठा आपका शोषण कर रहा है, तो उससे सचेत करने के लिए आपको संविधान में ये अधिकार मिला है। ठीक, अगर हम विशेषता की बात करते हैं, कभी कभी विशेषता पूछ लेता है, तो इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं हम, तो पहला विशेषता ये न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब आप ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय द्वारा इसको संचालित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी गारंटी दिया जाता है, यानी कि अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपको सुरक्षा दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है कि हाँ आपके अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उस समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगी। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है आपके मूल अधिकारों की गारंटी देता है, मूल अधिकारों की गारंटी देता है। उसके अलावा तीसरा जो है, इसकी जो विशेषता है, ये राज्य के खिलाफ है। राज्य के खिलाफ यानी कि कोई भी शासन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति आपके अधिकारों को, यानी कि आपके व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा न बन सके, आपका शोषण न कर सके, इसलिए उस राज्य के खिलाफ आपको ये अधिकार दिया गया। और यहाँ राज्य का संबंध किसी प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र से नहीं, राज्य का संबंध एक सामाजिक संरचना से है जिसमें शासन व्यवस्था आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी विशेषता और देखेंगे, चौथा विशेषता, तो ये असीमित नहीं है, मतलब कि राज्य यानी कि जो अगर सरकार चाहे तो इसको समय समय पर इसमें प्रतिबंध भी लगा सकता है। जैसे कि आप 1971 में देखते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार थी और पूरी तरीके से मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा जो है इसको ये स्थायी नहीं है, ये मूल अधिकार स्थायी नहीं है। इसमें आर्टिकल 368 के तहत इसको संशोधित किया जा सकता है। तो ये है विशेषता। कभी कभी आपसे एस्से में, निबंध में ये पूछ लेता है कि मूल अधिकार की विशेषता क्या है, तो ये हम यहाँ पे विशेषता समझ लिए। अब इसमें हम अगली जो कड़ी पढ़ते हैं, ये मूल अधिकार समझ लिए। अब हमने पढ़ लिया था कि इसमें 12 से 35 आर्टिकल है, यानी कि हमको 12 से 35 इतने आर्टिकल पढ़ने हैं। तो आर्टिकल अगर हम 12 की बात करें, आर्टिकल 12 सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, यानी कि अगर आप हिंदी में राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो राज्य व्यवस्था, आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप जब राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में राज्य का जो संबंध है, राज्य मतलब कोई यूपी, एमपी, असम, ये सब कोई जो प्रदेश आप जानते हैं, जो प्रांत जानते हैं, इसका राज्य का मतलब यहाँ पे वो राज्य नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना मतलब कि ऐसे कुछ लोग जो समाज में अपने प्रभाव दे रहे हैं, जिसमें शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी है। तो अगर वैसे तो संविधान में ये खुलकर नहीं लिखा गया है कि राज्य में क्या क्या आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम इसमें इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि हम किन किन पैरामीटर के माध्यम से राज्य को हम समझ सकते हैं। तो अगर हम राज्य को समझने की बात करें तो पहली चीज़ को ये जान लीजिए, ये एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना जो एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा यानी कि इसको हम देख नहीं सकते हैं। अवधारणा जैसे कि भारत सरकार की कार्यकारी विधायी अंगों के क्रियान्वित करने वाली सरकार, जैसे कि भारत में शासन व्यवस्था करने के लिए
न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये 3 स्तर पे शासन व्यवस्था में, शासन प्रणाली में कार्य होते हैं। तो अगर राज्य की हम बात करें तो विधायिका प्लस कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका। विधायिका में आपके जो आएंगे लोकसभा के दोनों, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि केंद्र के दोनों आपके सदन आ जाएंगे। उसके साथ ही अगर अब राज्य स्टेट की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद ये आ जाएंगे, न्यायालय आ जाएंगे। उसके साथ ही आप जो ऐसे संस्था जिसमें सरकार की भागीदारी होती है, ऐसी संस्था सरकार की जिसमें भागीदारी होती है, जैसे कि कोई आयोग, ठीक, कोई विभाग, कोई प्राधिकरण या कोई ऐसा संस्था जिसमें सरकार का शेयर हो, सरकार का अंश हो, ठीक है। जैसे कि LIC आप ले सकते हैं, LIC सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। रेलवे, ये रेलवे, इस प्रकार से जितने भी संस्थाएं हैं जिसमें कुछ सामाजिक संरचना के माध्यम से ऐसा शासन व्यवस्था, ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसमें समाज का और सरकार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम राज्य कहेंगे। तो ऐसे में यदि आपको किसी विभाग और आयोग द्वारा या फिर किसी ऐसे संस्था द्वारा जिसमें सरकार का अंश हो या फिर वो सरकार के लिए कार्य कर रही है, तो वो भी एक राज्य की परिभाषा में आती है। और वहाँ के किसी प्राधिकारी या किसी कर्मचारी के माध्यम से आपके अधिकारों का शोषण हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का शोषण हो रहा है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है। और आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के तहत है, तो आपका आंसर होगा 12। ऐसे में अगर हम इसमें अगली कड़ी चलते हैं, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, चलिए अब इस चीज़ को हम समझते हैं। आर्टिकल 13 होता क्या है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान देंगे। जब संविधान सभा में संविधान पे चर्चा हो रहा था कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, संविधान कैसे लिखा जाएगा, तो उसमें जब फंडामेंटल राइट लिखा जा रहा था, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ऐसे में जब वो लिखा जा रहा था तो सबसे पहले लोगों की चिंता ये थी कि अगर हम भविष्य में कोई ऐसा कानून बना रहे हैं या कोई राज्य कोई ऐसा कानून बना रहा है जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो या कोई ऐसी परंपरा, रूढ़िवादी प्रथाएं जो पहले से विद्यमान हो वो आपकी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आर्टिकल 13 शब्द को जोड़ा गया, आर्टिकल 13 को जोड़ा गया है जो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि कोर्ट को, न्यायालय को समीक्षा करने का अधिकार देता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि आर्टिकल 13 किसको शक्ति देता है, तो आर्टिकल 13 शक्ति न्यायपालिका को शक्ति देती है आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए, किसी भी कानून, विधि या संविधान का रिव्यू करने के लिए, ठीक है, समीक्षा करने के लिए। तो अगर हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में शुरुआत में 3 क्लॉज थे। चौथा क्लॉज 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल अगर 13 की बात करें तो आर्टिकल 13(1) में ये कहा गया था कि यदि कोई ऐसी विधि जो संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले कोई ऐसी विधि या कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसी प्रथा जो संविधान लागू होने से पूर्व यानी कि संविधान लागू होने से पूर्व कोई भी विधि जो समाज में विद्यमान हो और वो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसका हनन करता हो, तो ऐसे में आर्टिकल 13(1) के तहत वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिकल 13(2) के तहत, 13 क्लॉज 2। इसमें यह कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई सरकार, कोई शासन सत्ता अगर कोई ऐसा कानून लाती है, कोई ऐसा विधि बनाती है जिसके माध्यम से
आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कानून या फिर वो संविधान, वो कानून या वो विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वो आपके मूल अधिकारों का हनन करेगा। तो ऐसी विधि संविधान लागू होने के पश्चात कोई भी ऐसा विधि, देखिए पहले विधि को आप अंडरलाइन कर लेंगे, विधि को आप अंडरलाइन कर लेंगे। अगर कोई भी ऐसी विधि आती है, विधि बनाई जाती है या भी कोई ऐसी विधि है तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक आपके संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जो हम आर्टिकल 13(2) में जो विधि पढ़े थे, विधि को परिभाषित किया गया है, विधि को परिभाषित किया गया न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पे विधि को परिभाषित किया गया, तो इसलिए हमने आपको विधि को अंडरलाइन किए थे। तो विधि मतलब समझ लीजिए, विधि मतलब होता क्या है, विधि को परिभाषित किया गया था। तो विधि में आप समझ लेंगे सभी अध्यादेश आर्टिकल 143 के तहत आता है। ठीक है, सभी आदेश, सभी उपविधि नियम, सभी नियम, ठीक है, सभी नियम ये सब आपके विधि में आते हैं। तो जो संविधान में आर्टिकल 13(3) के तहत विधि को परिभाषित किया गया था, लेकिन न्यायालय अपने निर्णय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जब उसके सामने किसी भी प्रकार का विवाद आता था तो वो संविधान की व्याख्या करने के लिए समय समय पर विधि को अच्छे तरीके से समझाया, जिसमें से वो सभी परंपराएं रूढ़िवादिता या प्रथाएं जो समाज में विद्यमान है, ठीक है, वो सभी, या फिर किसी विभाग, किसी प्राधिकारी के द्वारा जो कोई आदेश जारी किया जाता है वो भी इस विधि में शामिल है। तो आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। ठीक है, अब देखिए एक समस्या ये उत्पन्न हो गया कि आर्टिकल 13(3) में जब विधि की व्याख्या की गई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट समय समय पे विधि की व्याख्या को ये कहा कि सभी परंपराएं, सभी प्रथाएं और यहाँ तक कि संविधान संशोधन भी अगर कोई ऐसा है तो वो अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो भी आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत विधि ही कहलाएगा। तो अगर विधि आ गया तो विधि में अगर आपका मूल अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो उस कानून या उस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया था। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो एक वाद आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, एक केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में ये सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया था, एक केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया कि आर्टिकल 368 के तहत अगर संविधान संशोधन होता है तो उस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आर्टिकल 368 है वो भी विधि ही कहलाएगा। तो ऐसे में एक तरीके से सुरक्षित किया गया था गोलकनाथ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि संसद अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो अब इस गोलकनाथ पंजाब वाद के निर्णय के अनुसार अगर सभी विधि जो किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विधि को बना दिया जाएगा तो प्रत्येक कानून को, प्रत्येक संशोधन जो है न्यायपालिका के समीक्षा में आ जाएगा। तो ऐसे में कार्य बाधित होने लगेगा। तो संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया था। संसद द्वारा 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया क्लॉज जोड़ा गया
13/4 इसमें यह कहा गया कि 368 के माध्यम से, आर्टिकल 368 के माध्यम से जो संविधान संशोधन होगा उसको विधि के दायरे में नहीं रखा जाएगा। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होंगे उसको हम विधि के दायरे में नहीं रखेंगे। ठीक है, देखिए अब ये हम समझ गए कि ये आर्टिकल 13 है क्या। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आर्टिकल 368 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि संविधान को वो संशोधन कर सके, और आर्टिकल 13 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि किसी भी कानून, विधि या फिर किसी भी संशोधन का वो रिव्यू कर सके, यानी समीक्षा कर सके, न्यायिक पुनरावलोकन कर सके। तो ऐसे में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के संबंध को हम समझेंगे, और उसके साथ ही न्यायपालिका और संसद के तनाव को समझेंगे, संघर्षों को समझेंगे कि किस प्रकार से न्यायपालिका व्याख्या करती रही और किस प्रकार से विधायिका अपने सुविधा अनुसार संविधान में संशोधन करती रही। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था इसमें आप एक हेडिंग डाल देंगे, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का संबंध। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में वाद पूछ लेता है या फिर आपसे ये केस पूछ लेता है कि इस केस में क्या हुआ। तो ऐसे में अब आप समझ रहे हैं कि सभी एग्ज़ाम बहुत टफ हो गए हैं, तो हमको हर दृष्टि से पढ़ना होगा। तो अगर हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं, तो पहला जो संशोधन हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद वाद जो था, ये 1951 में न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जो आर्टिकल 13(2) है, आर्टिकल 13(2) जिसमें विधि है, तो विधि में ये कहा गया कि आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत जो विधि है वो 368 के तहत नहीं आता है, यानी कि 368 के तहत अगर कोई संशोधन होगा तो उसको विधि नहीं कहा जाएगा। तो अगर विधि नहीं कहा जाएगा तो वो न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यही निर्णय सज्जन प्रसाद वाद में आया, सेम यही निर्णय सज्जन प्रसाद, ठीक है, सज्जन प्रसाद वाले में आया तो 1965 में, ठीक है। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस केस में, इस वाद में यह कहा गया कि जो 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो भी विधि का ही हिस्सा हैं, वो भी विधि ही हैं। तो अगर ऐसे में विधि हो गया तो वो पुनः न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के लिए, यानी कि न्यायालय के अंतर्गत ही वो आता है। तो ऐसे में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के माध्यम का जो निर्णय आया, उसके माध्यम से मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए काफ़ी जिम्मेदारियां न्यायपालिका बढ़ गई, और संसद द्वारा अगर कोई भी कानून पारित होता था या अभी कोई भी संशोधन लाया जाता था तो वो न्यायालय के लिए एक पुनर्लोकन का विषय हो जाता था। तो जिससे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की जो कार्य थे वो प्रभावित होते थे। तो इसीलिए 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 में 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन के माध्यम से 368 के संशोधन को विधि मानने से मना कर दिया गया, यानी कि विधि यह
नहीं है। उसके बाद केशवानंदवाद आता है, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केशवानंद बनाम राज्यवाद में, मतलब कि इसको ये जो 24वां संविधान संशोधन था उसको न्यायपालिका में चैलेंज किया गया कि ये संविधान के अगेंस्ट है, तो इसको न्यायपालिका द्वारा केशवानंदवाद में आधारभूत संरचना का एक सिद्धांत दिया गया, आधारभूत ढांचे का, संविधान के आधारभूत ढांचे का एक सिद्धांत दिया गया। और ये कहा गया केशवानंदवाद में ये कहा गया कि आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि आधारभूत ढांचा क्या है। आधारभूत ढांचा ये है, मतलब कि यदि कोई मकान है, ये मान लीजिए कोई मकान है, ठीक है, ये मकान है, तो मकान में ये पिलर है, ठीक है, मकान में ये पिलर है। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसको कलर कर दीजिए, कलर बदल दीजिए, खिड़की बदल दीजिए, ऊपर का स्ट्रक्चर बदल दीजिए, लेकिन ये जो पिलर है, ये पिलर जो इस छत को बनाकर, इस छत को रोक के रखा है, इसी को कहते हैं आधारभूत संरचना, आधारभूत, संविधान का आधारभूत संरचना। तो इसी प्रकार से संविधान ने अपना एक आधारभूत संरचना डिसाइड किया है, जिसके माध्यम से संविधान की प्रकृति, यानी कि हमारे देश, हमारे भारत की जो संविधान की प्रकृति है, वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध न जा सके, उसके अलावा आप कोई भी परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। तो जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, उसमें संसदीय व्यवस्था, नगरपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, ये सब आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में हम ये समझ लिए हैं कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या होता है और मूल अधिकार क्या होता है। हमारी अगली वीडियो में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 आएगा और इसी तरह हम मूल अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।